इकट्ठा करने का मकसद है वो यही है कि आपको ना एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि हम किस तरह से काम करेंगे और क्या सारा प्रोसीजर जो है ना वो होगा। ये मैं आपकी चैट थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, काइंडली कोई माइंड ना करे। अच्छा, अब ना इस तरह से है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना बेसिकली वो आपको हर फील्ड में नज़र आएगी। मसलन अब यहाँ पे कई बच्चे होंगे जो जिन्होंने एडमिशन ही सिर्फ प्रीमियर में लिया हुआ है, तो वो कहेंगे यार ये हमें क्या बताना शुरू कर दिया इसने। क्योंकि जो प्रीमियर है ना उसमें आपको हर फ्रेम को एडिट करना पड़ता है। मतलब कि अगर एक वीडियो है और उसके अंदर 5,000 फ्रेम है, तो 5,000 फ्रेम पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह साउंड का इफेक्ट जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं जो यानी कि जो इलिस्ट्रेटर के हैं और उसके बाद जो फोटोशॉप के हैं, उन्होंने जस्ट एक पोस्ट क्रिएट करनी होती है या कोई लोगो क्रिएट करना होता है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ना ये आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं, इसी वजह से हमने सब बच्चों को इकट्ठे किया है यहाँ पे। और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हमें उर्दू में ज़्यादा समझ नहीं आती, उर्दू कह लें हिंदी कह लें एक ही बात है, तो वो जो है ना इसके बाद 1 घंटे के बाद, लाइक अगर ये 7 बजे क्लास शुरू हुई थी तो 7:15 बजे जो है ना हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं इसे लीव करके, वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते। आपके साथ ना अक्सर ये हुआ होगा कि आप जो हैं यूट्यूब पे गए हैं कोई चीज़ सीखने के लिए, लाइक पढ़ने के लिए गए हैं, कोई लेक्चर लेने गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो चीज़ें हैं ना हम यूट्यूब से ही सीख रहे होते हैं। लेकिन होता पता क्या है, हम बजाय वो चीज़ सीखने के ना हम कहीं और ही चले जाते हैं। भाई हमें तो किसी ने कहा भी नहीं ये हमारी वीडियो जो है ये देखो, इस तरह से करो, ये वाली वीडियो ओपन कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो हम जो है ना आपके साथ भी कई दफ़ा हुआ होगा, हमें भूल ही जाता है कि हम करने क्या आए थे और किस तरफ चले गए हैं। वैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, वो हमसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसे हम किसी हद तक कह सकते हैं कि जी वो क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स जो है ना वो हम कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। अच्छा, अब उसके बाद है कि भाई ये जो बातें मैंने आपसे की हैं कि ये पिक्चर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और ये इस तरह से, ये मेरी बातें नहीं है, ये एक बहुत बड़े रिसर्चिस्ट हैं डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियंस, इन्होंने एक रूल बनाया है 73855 रूल। इस रूल के मुताबिक वो ये कहते हैं कि 55% जो है वो हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या, पिक्चर्स की फॉर्म में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है हमारी। और उसके बाद जो 38% है वो हमारी टोन होती है। टोन, अब जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो हम बोलते ही नहीं है, ये टोन कहाँ से आ गई सर, ये आप क्या बता रहे हैं हमें। टोन जो है ना ये कलर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो होती हैं ये सारी टोन में आती हैं। कलर के इफ़ेक्ट्स जो आप डाल रहे हैं, देखा होगा आपने कि व्यू जो है वो 2D होता है लेकिन हमें 3D नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो इतना प्यारा लग रहा होता है कि वो क्यों लग रहा होता है, उसकी टोन की वजह से। और उसी टोन से 38% जो है वो कम्युनिकेशन चल रही होती है और 55% मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज बताई। अब उसके बाद टेक्स्ट का रोल आता है वो सिर्फ 7%। 7% जो है हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि अगर मैं अब आपसे बोल भी रहा हूँ ना तो जो मेरी कम्युनिकेशन चल रही है वो 55% मेरी पीपीटी जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है, 38% जो है वो मेरी टोन आपसे कम्युनिकेट कर रही है, और सिर्फ जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 7% रोल है इनका। हो सकता है ये कई बच्चों को लोरी लग रहे हों, वो सो ही जाएं मेरे सुन के। तो ये एक रूल है जिसकी वजह से ना जो इन्होंने रिसर्च करके ये डेवलप किया है, इसी वजह से जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसे हम
एज अ विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो शुरू कैसे हुई, या क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखना चाहते हैं। तो मैं आपकी चैट जो है वो ऑन कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए। तो अगर कोई बच्चा जो है वो बोल के बताना चाहे तो वो मुझे बता दे। वो माइक के लिए ऑप्शन कर दे तो मैं उसे जो है माइक का परमिशन दे दूँगा। फॉर्मेट। अच्छा, फॉर अर्निंग होती है। सर आई मीन माइक के लिए। माइक के लिए मैंने आपको किया है। आपके पास पॉपअप आएगा, वहाँ से आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। देखें आया। जी अस्सलाम बेटा। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ग्राफिक डिजाइनिंग तो आजकल हर चीज में यूज हो रही है। इवन कि जब हम हम्म, प्रैक्टिकली या हम कोई ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, कॉस्मेटिक्स हो या फिर वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो उन पे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम ही हुआ होता है। हम्म। मतलब कि पोस्टर्स बने हो, फ्लेक्स बने हो, तो वो सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आ जाती है ना। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी। फिर सर। क्योंकि आगे के दौर ही सारा डिजिटल का आ रहा है। सारी चीजें मैनुअली लोग बनाने के बजाय डिजिटल पे ज्यादा आ रहे हैं। हम्म। अच्छा, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। हज़ारों साल पुरानी है। ले जी। थैंक यू सो मच, आपने जो भी आइडियाज़ अपने शेयर किए माशाल्लाह बड़े अच्छे आइडियाज़ शेयर किए हैं। आपसे पूछा था कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। पुराने वक्त का जो दौर था ना उसमें लैंग्वेजेस नहीं थी होती, तो हमने लैंग्वेजेस को कवर करने के लिए जो उस वक़्त के इंसान थे, उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ का सहारा लिया था ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी। मिसाल के तौर पे उनकी जो ज़मीन होती थी या उनके जो जानवर होते थे, पालतू जानवर, उनके ऊपर वो क्या करते थे, कोई स्टैंप लगा लेते थे, कोई निशान बना के लगा लेते थे। जिससे क्या होता था कि वो निशानी रहती थी कि ये वाला जानवर जो है ना ये मेरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा जानवरों को दागना। तो ये जानवरों को दागने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत पुराना है। ये इस तरह से आपने निशान देखे होंगे। फिर उसके बाद जो हमारी कंट्रीज़ हैं, लाइक ये कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं के फ्लैग्स मैंने आपके सामने शो किए हैं। इसमें ये हमारा पाकिस्तान का झंडा है, फिर उसके बाद ये इंडिया का है, बांग्लादेश, और ये सारी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेट करती हैं। ठीक है। यानी कि जैसे ही हम झंडा देखते हैं ना इंडिया का, तो हमारे माइंड में साथ ही एक चीज़ आ जाती है कि ये दिस थिंग बिलोंग्स टू इंडिया। और इसी तरह से पाकिस्तान है। और ये हर चीज़ जो है ना, अब हमारा झंडा जो है पाकिस्तान का, ये भी एक मैसेज जो है वो थ्रू द ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो क्या कर रहा है, दूसरों को दे रहा है कि भाई इस तरह से ये हो रहा है, ये इस तरह से इसका ये मतलब है, वाइट का ये मतलब है। अब मैं उस मज़ीद डिस्कशन में जाके आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। हर चीज़ का एक मैसेज है, ग्रीन कलर एक मैसेज दे रहा है। इसी तरह चाइनीज़ का जो झंडा है उसमें एक रेड कलर जो है वो एक मैसेज देता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली जब भी अब आप कोई आपसे पूछे ना तो आपने कहना है ये एक लैंग्वेज है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है। जो इसकी सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है सिर्फ 2 वर्ड्स में, वो क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ पिक्टोरियल लैंग्वेज। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये अब कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया, इसकी हिस्ट्री भी पता चल गई। अब हम आगे चलते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो एक टर्म थी वो आपको पता चल गई। अब एक चीज़ होती है इफ़ेक्टिव, कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं ना उसके ज़रिए उसका इफ़ेक्ट मिले आपको। आपने कोई पोस्टर बनाया है, कोई लोगो बनाया है, कुछ भी बनाया है, जो चीज़ भी आप बना रहे हैं उसका ना एक इफ़ेक्ट आना चाहिए आपके पास। तो इसके ज़रिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए जो एक इफ़ेक्टिव चीज़ है ना
वो किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये प्रीमियर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं बताने लगा हूँ। और उसके बाद जो फ़ोटोशॉप वाले हैं, और तीसरे नंबर पे जो इलिस्ट्रेटर वाले हैं वो, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एक पोस्टर बना भी लिया लेकिन उसका इफ़ेक्ट ही कोई नहीं आया आपके पास। लोग जो हैं वो आपके साथ मर्ज ही नहीं हुए, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आए, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं लिया। तो बाज़ औक़ात जो लोगो है उसे बनाने में, एक पोस्टर बनाने में आपको इतना टाइम लग जाता है लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो चीज़ है ना, वो मेहनत जो है वो, मैं ये नहीं कहता ज़ाया जाएगी, बिल्कुल वो आपकी प्रैक्टिस में ऐड होती जाएगी, लेकिन ना आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। प्रीमियर वाले जो लोग हैं उनके लिए ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या किया, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हैं, हमने एक पोस्ट बनाई, हमने उसे सोशल मीडिया के ऊपर क्या किया, पब्लिश कर दिया। वो एक तस्वीर थी या कुछ भी, जो भी एक रास्टेड इमेज थी। लेकिन जो वीडियो एडिटिंग वाले हैं ना, उनका जो एक एक फ्रेम चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक छोटी सी वीडियो भी है ना, उसके अंदर कम से कम 5,000 फ्रेम चल रहे हैं। आपने हर फ्रेम के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कोई वीडियो ही चल रही है ना, उसके अंदर जो नीचे वो लिखा हुआ जो आ रहा होता है, उसको उसका साइज़ ही बड़ा कर दें ना हम, या जो न्यूज़ में जो नीचे पट्टी चल रही होती है उस पट्टी का साइज़ बड़ा कर दें, तो आपको वो बड़ा अजीब सा दिखने लग जाएगा कि ये क्या है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है बार बार, या वो ब्लिंक करना शुरू कर दे। तो वीडियो एडिटिंग में जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी वहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमने करना क्या, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इमेज है हमारे पास। ये जो इमेज है, ये इमेज के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि मैसेज कन्वे कर रहे हैं। किसे कन्वे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को कन्वे कर रहे हैं। यानी कि विजुअल डाटा के ज़रिए हम ऑडियंस को हम क्या चीज़ कन्वे कर रहे हैं, अपना एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक नई चीज़ जो है ना, ये आपको शायद नहीं हो, या कई बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा जो मैं बता रहा हूँ ना। हो सकता है मैं उन्हें बोर भी कर रहा हूँ अपनी बातों से। तो आगे चलते हैं जी। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ कहाँ होगी, आप जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, सारी वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ हो रही है। आपने देखा होगा फेसबुक हम सोच के खोलते हैं ना, या यूट्यूब पर, बस 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ उसके बाद मैं पढ़ूँगा, बस अम्मी 5 मिनट मैं ये देख लूँ फेसबुक, फिर उसके बाद जो है ना काम करती हूँ। आपके साथ इस तरह बहुत दफ़ा हुआ होगा। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक अलहदा बहस है कि वहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग यूज़ हो रही होती है या जो भी है, लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है, अब यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसने हाथ में बोतल पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये उस नशे में ना, उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से उसे देख रहा है, या जो लेडीज़ हैं ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताई होंगी। तो यहाँ से हम जो है वो आगे चलते हैं। ले जी, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है, हाउ टू स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो अगर आप यहाँ से नोट कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा कि यहाँ से अगर आप चीज़ें नोट करना शुरू कर देना, अगर आपके पास कोई नोटबुक है या कुछ इस तरह की चीज़ है। तो ये कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं ना, ये कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ से आप नोट्स ले लें, ये बहुत काम आएंगी आपके चीज़ें ना, थ्रू आउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो जर्नी है
उसमें आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड का क्वेश्चन होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, वो भी आपको पता चल गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वाई, कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ क्यों करते हैं, वो भी हो गया। अब ये जितनी भी जर्नी है ना, ये 2 मंथ का कोर्स जो है आपका, वो सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ पे है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये हम आगे चलते हैं इस पे। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो 4 स्टेप पे मुश्तमिल है। ठीक है जी। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है रियलाइजिंग द पर्पस, कि आप किस मकसद के लिए वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो कर रहे हैं। क्या आपको कोई चीज़ बेचनी है, या आपको कोई इंस्टीट्यूट है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपकी कोई प्रोडक्ट है आपने उसको एडवर्टाइज़ करना है, आपने अपने आप को मार्केट करना है। जैसे ही आप ये फाइवर और अपवर्क पे जाएंगे ना, वहाँ पे जो आपने अपना पोर्टफोलियो देना होता है, उसका मकसद ये होता है कि जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्लाइंट जो है, कम से कम भी आप उसमें कंपटीशन देखेंगे ना, 10,000 का होगा। अब उस कंपटीशन में आपको कोई चूज़ क्यों करेगा, वो इसी वजह से करेगा जो आपने पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपने पर्पस अपना सामने रखना है। मसलन अगर वहाँ पे आपने कोई चीज़ करनी है ना, तो आपने क्लाइंट, आपका पर्पस ये होगा कि मैंने क्लाइंट को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। जो कस्टमर है, जो अपवर्क पे कस्टमर आ रहा है, जो फाइवर पे आ रहा है, या कहीं पे भी फेसबुक पे भी आ रहा है, तो वो सबको छोड़ के मेरी तरफ आए। मैंने एक ऐसा कंटेंट उन्हें पेश करना है। मेरी जो मेरा जो पोस्टर है या प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है, मॉक डिज़ाइन जिसे कहते हैं, उसे देख के कस्टमर कहे नहीं यार बाकी सब ऐसे ही हैं, इस बंदे के पास जाना चाहिए। बाकी कुछ लक का भी होता है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कही जा रहे हैं सर, लक का भी बड़ा रोल होता है उसमें। लक का तो खैर है, जो चीज़ हमारे हाथ में है ना, हमने तो उसी पे फोकस करना है, हमने तो उस पर ही प्रैक्टिस करनी है, उसी चीज़ पे मेहनत करनी है और उसी चीज़ के लिए दुआ करनी। ठीक है जी। तो सबसे पहला मकसद जो है वो आपने देखना है कि मेरा मकसद क्या है ग्राफिक डिज़ाइन करने का, मेरा पर्पस क्या है इस पोस्टर को बनाने का। मैं किसी कंपनी के लिए लोगो बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो वो क्यों बना रही हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए प्रीमियर वाले जो है ना, सिलेक्टिंग द ग्राफिक एलिमेंट्स। ठीक है जी। ग्राफिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तकरीबन 2 से 3 वीक्स जो हैं हम ग्राफिक एलिमेंट्स पे लगाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग द ग्राफिक एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को हमने डिज़ाइन किस तरह से करना है। फिर उसके बाद जो फोर्थ चीज़ आती है ना, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो फ़ोटोशॉप वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है प्रेजेंटिंग द डिज़ाइन, कि आपने अपने डिज़ाइन को ऐसे प्रेजेंट करना है। देखें, बात पता क्या है, यूट्यूब के ऊपर आप पूरी वीडियो नहीं देखते, आप जस्ट क्या करते हैं कि वो जो उसने डिज़ाइन प्रेजेंट किया हुआ है ना, आप सिर्फ उसको देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। रियलाइजिंग द पर्पस जो है, इसके अंदर जो आपने करना है, वो सबसे पहले काम क्या करना है, ये आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपने ना सबसे पहले उस पर रिसर्च करनी है। मसलन आजकल मॉडर्न डिज़ाइन क्या चल रहे हैं, जो मैं ये ग्राफिक डिज़ाइन का पोस्टर बना रही हूँ, ये किस ऑडियंस के लिए बना रही हूँ, मेरी ऑडियंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, रियलाइजिंग द पर्पस के अंदर आएंगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हम। सबसे पहले रिसर्च भी मैंने बता दिया आपको, फिर उसके बाद ऑडियंस एनालिसिस भी बता दिया, डिज़ाइन ट्रेंड्स भी बता दिया। फिर उसके बाद रियल मैसेज जो है कि आप उससे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो भी आप इसी में बताएंगे। ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें आपने डन कर ली। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब है ग्राफिक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना। ठीक है जी।
ग्राफिक एलिमेंट्स क्या हैं, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी जो हैं हम ग्राफिक एलिमेंट्स के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। तो ग्राफिक एलिमेंट्स होते क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसमें वैसे अभी के लिए आपको बता देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन में लाइंस जो हैं वो क्या हैं जी, ग्राफिक एलिमेंट है एक। अब ये देख रहे हैं आप, सिलेक्टिंग द ग्राफिक एलिमेंट के बाहर ये राउंडेड रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, एक ग्राफिक एलिमेंट है। अब इस पोस्टर को देखें ज़रा, ये हमने फर्स्ट बैच के लिए बनाया था, लेकिन फर्स्ट बैच शुरू ही बहुत लेट किया है उस वक़्त। ठीक है जी। तो ये 23 मार्च पाकिस्तान डे का एक पोस्टर बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान डे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नीचे कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ना इसमें जो मीनार पाकिस्तान और ये चांद वाला हिस्सा जो है ना, ये आपको बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ये किस तरह से इसको हमने हायरार्की इसकी बनाई हुई है। अच्छा, अब ये ग्राफिक एलिमेंट के अंदर जो जो चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शेप्स हैं। ठीक है, ये लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। फिर उसके बाद कलर्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। थर्ड चीज़ जो है टेक्स्ट है, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इमेजेस है, अब इमेजेस देख रहे हैं आप, कायद आज़म की और इलामा इकबाल की है। अच्छा, अब ना इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना, जो बहुत से लोगों को, शायद आपको भी कई से लोगों को ना पता हो, स्पेसिस जो हैं, जो हम खाली स्पेस छोड़ते हैं ना पोस्टर के अंदर, वो कोई एक एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक एलिमेंट। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अब जो हर ग्राफिक एलिमेंट है ना, उसका एक इमोशन होता है। मसलन हर कलर जो है उसका एक इमोशन होगा। कुछ कलर हैप्पीनेस के लिए होते हैं और कुछ जो है वो सैडनेस के लिए, कुछ और तरह के होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी ना, ऑडियंस एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये चाइना का जो झंडा है, इसमें इन्होंने रेड कलर इस्तेमाल किया हुआ है। रेड कलर आपको पता होगा खतरे का निशान समझा जाता है। लेकिन चाइना के अंदर जब आप इसकी ऑडियंस एनालिसिस करेंगे, जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो रेड कलर है ना, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है उनके लिए। वो उन्हें एक लकी साइन समझते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसमें कोई चाइनीज़ ऑडियंस के लिए ब्लैक कलर इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही बैड लक समझते हैं उसे। वो एक किस्म का इस तरह से आप समझ लें कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है। तो रेड कलर जी उनका फेवरेट है, हम इसे ख़तरे का निशान समझते हैं। बस ये चीज़ें जो है ना, ये आपने ऑडियंस एनालिसिस जब करना है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शायद आपको पहले ना पता हो, तो अब पता चल गई है, ये आपने याद रखनी है। ये मैं कोई एहसान नहीं कह रहा आपको ये बात बता के कि आपको पहले ना पता हो। मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसे एम्फसाइज कर रहा हूँ, ताकि आप ये बात याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ बनाने लगे हैं, तो आपने उसके लिए ऑडियंस एनालिसिस करना ही करना है। आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल कितनी ही अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने ऑडियंस एनालिसिस नहीं किया उन चीज़ों का कि जिनकी दूसरे बंदों को पसंद ही नहीं है, या वो उससे समझ ही नहीं सकता। मसलन आपने बच्चों के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन की है, उनके लिए कोई बुक की डिज़ाइन की है, और आप उसमें जनाब वो हल्के हल्के फीके फीके कलर, जो मेच्योर कलर हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बच्चा तो बेचारा बोर हो जाएगा, वो कहेगा ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं हमें। ठीक है। तो ऑडियंस एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ग्राफिक एलिमेंट्स जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिज़ाइनिंग द ग्राफिक एलिमेंट्स। अब ये ग्राफिक एलिमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन कहाँ पे होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। जो है इसमें एडोब इलस्ट्रेटर जो है, और उसके बाद फ़ोटोशॉप है। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप में क्या फ़र्क है, ये कोई बताना पसंद करेगा मुझे? ये मैं चैट ऑन कर रहा हूँ आपकी, इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है एडोब इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप में डिफरेंस? जी एनीवन?
रास्टर बेस, वेक्टर बेस, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अडोब इलिस्ट्रेटर में और जो फोटोशॉप है, वो पता क्या है? वो डिफरेंस ये है, मैं चैट आपकी ऑफ कर रहा हूँ, कि जो इलिस्ट्रेटर है ना, उसके अंदर हम खुद से क्रिएट चीज़ें क्रिएट करते हैं। मसलन मुख्तलिफ इलिस्ट्रेशन बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं और दूसरे डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन जो फ़ोटोशॉप है ना, उसके अंदर हम फ़ोटो जो है या इमेज जो है उसके ऊपर काम करते हैं, बनाते खुद से कुछ नहीं है। कभी बना भी लेते हैं, मसलन कोई इमेज के अंदर कहीं पे कोई और शेप डालनी हो, वो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो कर लेते हैं हम। और इसमें जो एक बड़ा फ़र्क है, जो एक बच्चे ने बताया भी, कि जो फ़ोटोशॉप है वो रास्टेड के लिए इस्तेमाल होता है, जो अडोब इलिस्ट्रेटर है वो वेक्टर के लिए होता है। अब ये मैंने आपको इसलिए बात जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं बताई, क्योंकि ये आपको जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता इसके बारे में, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, तो वो इसके ऊपर जो है मज़ीद काम करेंगे, मज़ीद इसे सीखेंगे। तो अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है ना, तो कई बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ फ़ोटोशॉप में ही अप्लाई किया हुआ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ही है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले एडोब इलिस्ट्रेटर को सीखें। फ़ोटोशॉप जो है वो इसके बाद में आता है। मसलन आपने जो चीज़ क्रिएट की है ना, उसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, उस फ़ोटो को आपने फ़ोटोशॉप के अंदर मज़ीद अच्छा बनाना है, मज़ीद बेहतर बनाना है। अच्छा, अब नई चीज़ जो आई है ना, नेक्स्ट जो है वो है जी इन डिज़ाइन। अच्छा, इन डिज़ाइन के बारे में कोई बताएगा? जब ये दोनों थी हमारे पास, अडोब इलिस्ट्रेटर भी था हमारे पास, फ़ोटोशॉप भी था, तो हमें इन डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? इसकी क्या ज़रूरत है जब ये दो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आ गए हैं? तो क्या अडोब ज़्यादा चीज़ें बना के बेचना चाहता है, ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहा है? ये भी मकसद तो हो सकता है ना उनका। जी, बहुत अच्छा इन डिज़ाइन जो है वो बुक्स और मैगज़ीन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी, बिल्कुल सही है जी, ऐसा ही है। जी, जैसे ये ज़िशान हैदर ने बताया है कि इन डिज़ाइन जो है वो टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइपोग्राफी जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन डिज़ाइन को। बुक्स जो हैं, हमारी सारी बुक्स वो इसके अंदर डिज़ाइन की जाती हैं। मसलन जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं ना, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इन डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ जो इसे इन डिज़ाइन को करते हैं ना, वो न्यूज़पेपर वाले करते हैं। न्यूज़पेपर का बहुत काम जो है वो इन डिज़ाइन पे होता है। ये खैर इतने लोग इसे सीखने में वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं थे, इस वजह से हमने इसको ज़्यादा किया नहीं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपके जो नॉलेज है उसमें इजाफा करने के लिए ये आपको बताया है। ये जो तीन सॉफ्टवेयर है ना, मेनली एडोब इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड इन डिज़ाइन। प्रीमियर का आपको पता ही है, यहाँ से जो भी हम वो बनाते हैं, उसके बाद हम उसे वीडियो में बना के तो एडिट कर लेते हैं, या और भी वीडियो में जो दूसरी चीज़ें डालते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अडोब इलिस्ट्रेटर और ज़्यादातर फ़ोटोशॉप पे ही बन रही होती हैं। इन डिज़ाइन का यूज़ आपको पता चल गया है, न्यूज़पेपर वाले इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बुक की डिज़ाइनिंग में ये यूज़ होता है। मैगज़ीन्स जो हैं वो इन डिज़ाइन पे ही बनाए जाते हैं। यानी कि जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ है ना, जिसमें टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, लाइक 70% टैक्स है, 80% टैक्स है, वहाँ पे हम अडोब इलिस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप को यूज़ नहीं करते। अपनी आसानी के लिए हम इन डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, कर उन्हें भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं टूल्स की वो बहुत कम होती हैं, लेकिन इन डिज़ाइन में टूल्स की जो टैक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी डिज़ाइन जो है वो हम बनाते हैं कि भी ये डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल कहाँ से आ गया, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई आज की थोड़ी है। ये सर हमें क्या बताने लग गए हैं आप, अब हमें प्रिंसिपल भी सीखने पड़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है ना वो क्या है,
वो क्यों यूज़ करते हैं आप बताना पसंद करेंगे? मैं सिर्फ ना 1 मिनट के लिए आपकी चैट ओपन करता हूँ, आप मुझे बताएं कि प्रिंसिपल क्यों हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जी बेटा, डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्यों है हमें? इसमें कहाँ से प्रिंसिपल आ गए? ये क्यों यूज़ करने पड़ेंगे हमें प्रिंसिपल? जी जी असद, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ आस्क टू अनम्यूट, आपके पास पॉपअप आया होगा, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। असल में ना, हम जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हमें मिली है ना, वो हमें एक बड़ी अच्छी फॉर्म में मिल गई है, सजी सजाई। बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत हो चुकी थी पहले ही, तो हमें जो थी ना ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे पास इसका प्लेटफॉर्म है, जो इन्वायरमेंट है, वो हमारे पास आ गया। अब जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इसी वजह से हम यूज़ करते हैं कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उन्होंने सर्टन रूल्स बना लिए हैं रिसर्च कर कर के, चीज़ों पे फोकस कर कर के ना, कि यार इसमें ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाए ना, तब जाके डिज़ाइन बड़ा अच्छा बनता है, तब जाके बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तब जाके दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी जिशान ने भी बताया हमें कि अपीलिंग लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनका बेसिक पर्पस जो है वो यूज़ करने का वो यही है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो उन प्रोफेशनल्स के मुताबिक अच्छा दिखे, उसमें स्ट्रेचिंग ना हो, उसमें चीज़ें खिंची खिंचाई ना हो। जो भी चीज़ें आती हैं, कलर्स यूज़ कर रहे हैं आप, तो कलर्स किस तरह से यूज़ करने हैं, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो रिसर्चर्स ने उस पर गौर कर कर के चीज़ों को इकट्ठा कर कर के हमें बताया। अब वो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ है बैलेंस, कि अगर आपने एक पोस्टर बनाया ना, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें रखी हैं, मसलन कोई मुख्तलिफ़ साइज़ की हैं, उनमें बैलेंस होना चाहिए। मसलन एक पोस्टर है, उसको स्पॉन्सर कर रही हैं, कोई इवेंट है, उसका आपने पोस्टर बनाया है, और उस इवेंट के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों के जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो लोगोज़ हैं ना, वो आपने लगाने हैं। तो वो जो लोगो है ना मुख्तलिफ़, उनके साइज़ तकरीबन सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, उसमें बेटे क्या होगा, वो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो आइज़ है ना, उसमें स्ट्रेन आएगी। उस स्ट्रेन को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैलेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जो है वो कलर से रिलेटेड है। ठीक है जी। वो कंट्रास्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना होता है, हमने किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस डालना होता है। मसलन हमारा जो कोर मैसेज है उसको हमने ज़्यादा दिखाना होता है, हम चाहते हैं कोई लोगो देखे ना देखे, खैर है यार उसकी, ये जो हमारा मैसेज है ना ये कन्वे हो जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, आप इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी उस पोस्टर के अंदर चीज़ें हैं वो सारी क्या हो, अच्छी तरह से अलाइन हो। ये ना हो जिस तरह से वो अंधेरी में चीज़ें उड़ रही होती हैं ना, वैसे ना हो। वो आपको वैसे ही, अगर जैसे आपने देखा होगा अपने कमरे के अंदर कि अगर सारी चीज़ें बिखरी हों ना, तो वो बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन उन्हें क्या किया जाए, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सजा दिया जाए, अलमारी में तरतीब से रख दिया जाए, जिसे कहते हैं तरतीब से रख देना। तो ग्राफिक एलिमेंट्स को जब हम तरतीब से रखते हैं ना, उसे हम नाम दे देते हैं अलाइनमेंट का। ठीक है। बड़ी पर्टिकुलरली चीज़ जो है वो जहाँ है वहाँ पे आनी चाहिए। मसलन जो भी आपने टाइटल लिखा है, टाइटल ऊपर लिख दिया है, वो उस तरह से अलाइन हो गया, फिर उसके नीचे जो पिक्चर है वो उसके तरह से अलाइन कर दिया आपने। ठीक है जी। तो ये अलाइनमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हायरार्की। हायरार्की के अंदर चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास जो है ना उससे आती हैं। लाइक उसे आप कह लें कि एक लिस्ट नहीं जो होती, कि पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ आएगी, फिर पहले बैकग्राउंड है, फिर उसके बाद ये इमेज आएगी, फिर उसके बाद इस इमेज का मैंने शेडो दिखाना है ताकि मेरी जो चीज़ है वो 3D में नज़र आए। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हायरार्की के अंदर आती हैं।
मैंने टेक्स्ट को यूज़ करना है, तो मैंने टेक्स्ट को इस तरह रखना है कि लोग पढ़ें इसे, ये इफ़ेक्टिवनेस जो है वो क्रिएट करे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी जी, हायरार्की के अंदर आ जाए। ये जी 4 डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब ये पोस्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो मीनार पाकिस्तान वाली चीज़ जो है, ये स्टार है, इसके पीछे कायद आज़म की तस्वीर है। ये ना एक ख़ास हायरार्की के ज़रिए रखी गई हैं। अब आपको पता चल रहा है कि जो कायद आज़म की पिक्चर है ना वो सबसे पीछे है, इल्लामा इकबाल की है, वो भी आप देख सकते हैं पीछे है। अब यहाँ पे पाकिस्तान डे जो है ये हमारा मेजर चीज़ थी जिसे हमने दिखाने की कोशिश की है यहाँ। ये वैसे ही एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे मज़ीद इस पे काम करते रहेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद है कि जो हमारा डिज़ाइन है ना वो हमने प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब प्रेजेंट कैसे करते हैं? अब इसके लिए हमने जब वॉल पोस्टर बनाना है उसका एक अलहदा से उसे बनाएंगे, उसकी एक अलहदा तरतीब होगी। मसलन आपने एक ऐसा कमरा है जहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे आपने पोस्टर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। सोशल मीडिया फेसबुक जो है वहाँ पे आपने पोस्टर को किस तरह बनाना है। मसलन अगर आप देखेंगे ना, या ये जो सोशल मीडिया के जो पोस्टर्स होते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, उसमें कलर्स भी आप देखेंगे ना वो आपको तकरीबन एक जैसे ही नज़र आएंगे। अच्छा, ये इस तरह है, अगर तो किसी प्रोफेशनल ने बनाया होगा। तो उसके बाद ये आपको चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी कि हाँ यार ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये वाकई इस पे मैंने गौर आज किया है। जब मुझे भी पता चला था तो मुझे भी एक बड़ा अच्छा फ़ील हुआ था कि वाकई ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जहाँ के लिए भी आप पोस्टर बना रहे हैं, वहाँ पे आप जहाँ भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे उसके लिए कुछ डिफरेंट हम यूज़ करें। ठीक है, अब ये सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं इसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट जो है, अब होता पता क्या है, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ डिज़ाइनर जो हैं, हमने ना बड़ी मेहनत से एक पोस्टर या जो भी चीज़ है वो डिज़ाइन की होती, लेकिन अगले बंदे को पसंद नहीं आती। अब क्या करें? भाई कोई बात नहीं, ठीक है, आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है वो आपने अपनी मर्ज़ी का बनाया, अगले बंदे को नहीं पसंद आया, इसमें कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा से रिसर्च करें। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसमें क्या है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने उस पर रिसर्च करनी है कि भाई आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा मेरा डिज़ाइन, मेरा डिज़ाइन इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है। ये तो नहीं कि मैं कहीं गलत ऑडियंस में चला गया हूँ। यानी कि आपने जो चीज़ बनाई है ना उसकी एक जर्नी है, वो उसी वक्त बना के ख़त्म नहीं हो गई। मसलन अगर आप एप्पल का लोगो देखें ना, आपने ये सर्च करना है जाके, एप्पल के लोगो की एक जर्नी है, वो एक ही दफ़ा में उसी तरह से उन्होंने नहीं बना दिया। पहले वो ऑरेंज से कलर का था, फिर उसके साथ लिखा होता था, फिर शेप डाल दी उन्होंने साथ में, फिर शेप भी थी, लिखा भी होता था। अब आपने देखा होगा कि वो सिर्फ़ एक वाइट कलर का जो एप्पल है वो हमें नज़र आता। तो ये हर चीज़ की एक जर्नी है और इसे हम मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। ठीक है, अब यही जर्नी जो है ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ग्राफी इल्म्स की। पहले जो था उसका डिज़ाइन ये था, ये बड़ा उन्हें बुरा लगा कि भाई ये तो क्या बना दे। फिर उसके बाद ये बना, हाँ ये थोड़ा सा बेहतर है, ये ठीक है। फिर उसके बाद ये, हाँ ये बहुत अच्छा बना हुआ है, भाई क्या बात है। तो ये एक जर्नी है। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मैंने इतनी 3 दिन लगा दिए और इस बंदे को मेरा डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा। कोई बात नहीं, आपने इसे क्या समझना है कि मैंने अभी फर्स्ट स्टेशन पे गया हूँ, हो सकता है ये बंदा मेरे साथ सेकंड पे भी जाए, थर्ड पे भी जाए। आपने इसमें सबसे पहले दूसरों के इमोशंस को अच्छा करने से बेहतर है आप सबसे पहले अपने इमोशंस पे काबू करें। ठीक है जी, तो ये एक जर्नी थी। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो आप ये कोप का देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, 1942 में किस तरह से थी, 2017 में किस तरह से हो गई। वर्ल्ड वाइड जो है कम्युनिकेशन जो है, हम जैसे वो बच्ची ने भी बताया हमें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिजिटल दौर में हम जाते जा रहे हैं, तो जो वर्ड की कम्युनिकेशन है ना वो इसी के ज़रिए हो रही है। ठीक है जी, अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सारी आपको पता चलना शुरू हो गई हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो हर किसी के लिए है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है।
और आपने इससे पैसे कमाना शुरू करने हैं। आप टीचर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके अपने बच्चे जो हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली जो है वो टीच कर सकते हैं। ठीक है जी। आप कोई रिसेप्शनिस्ट हैं, तो आपने अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब किसी के सामने जा रही हूँ, प्रेजेंटर जा रहे हूँ, तो मैं किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करूँ कि जो बंदा है ना उसके ऊपर मेरा इफ़ेक्ट हो, वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव महसूस करे, जो मैं बात उसे कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो उसे सुनना पसंद करे, उसे अच्छी लगे मेरी बात। ठीक है जी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को करें और जाके एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं। अपवर्क पे जो है या दूसरी वेबसाइट फीवर वगैरह पे आप पैसे कमाने की कोशिश करें। ठीक है। तो इसे आपने एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना लाइफ का, वो इस तरह से आपको लगेगा इंशाल्लाह जब आप ये 2 मंथ का कोर्स कर लेंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम इसे शुरू करेंगे आगे। जी, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो, थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप चैट में बता